और लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे आर्यन खान की। आर्यन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। आज एक बार फिर से सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अभी आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। हालांकि सेशंस कोर्ट से झटका मिलने के बाद आर्यन के वकील हाई कोर्ट की तरफ भी गए, लेकिन वहां जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर पाए। अब यहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह कि क्या हाई कोर्ट से आर्यन को राहत मिलेगी? दूसरा सवाल यह कि क्या आर्यन की गलती इतनी बड़ी है कि उसकी जमानत याचिका लगातार खारिज की जा रही है? ऐसे और भी कई सवाल हैं। सवाल एनसीबी से भी हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हैं। मुंबई से शिवानी मिश्रा और दिल्ली से अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत अनुज मैं आपसे करूंगा कि इस आज जो फैसला रहा है, हालांकि जिराज नहीं हुई, फैसले में साफ कहा गया कि भाई कई ग्राउंड्स ऐसे हैं जिन ग्राउंड्स के चलते आर्यन समेत बाकी लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती। वो क्या क्या ग्राउंड्स रहे जिसके आधार पर अदालत ने तय किया कि आर्यन खान को जमानत अभी नहीं मिलेगी? जी देखिए, सेक्शन 29 जो कॉन्स्पिरेसी का सेक्शंस है, इसी के तहत कोर्ट ने कहीं न कहीं माना ये कि जिस तरीके से आर्यन खान को लेकर एनसीबी का साफ तौर पे ये कहना था कि जो व्हाट्सएप चैट मिले उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी साफ तौर पे बनती है, और इसी बाबत जिस तरीके से एएसजी ने तमाम अपनी दलील रखी थी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश जो है वो बनती है, किस तरीके से एक एक्यूज का दूसरे एक्यूज से लिंक एस्टैब्लिश्ड हो रहा है, ये तमाम चीज़ों को मानते हुए आखिरकार सेशन कोर्ट ने, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान और बाकी दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया। बिल्कुल अनुज, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, बताइए जरा कि ऑर्डर कॉपी में क्या क्या चीज मेंशन है, क्या क्या चीज उनका उल्लेख किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो ऑर्डर कॉपी कुछ एक हमें वक्त लगेगा पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी गई हैं कि आखिर किन बिनाहों पर बेल एप्लीकेशन दायर की गई थी और किन बिनाहों पर बेल एप्लीकेशन को फिलहाल खारिज किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ फिलहाल, वो एनडीपीएस के एक्ट को ही मद्देनजर रखते हुए बताई गई हैं कि इसके अंदर मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, प्रोसिक्यूशन, सेल और परचेज, फाइनेंसिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग, ऐसी कई सारी चीज़ें, यानी खरीदी, लेन देन, ड्रग ट्रैफिकिंग की सारी जो बातें हैं ये साबित होती हैं इस पूरे केस में। दूसरी चीज है कि आर्यन खान भले ही कोऑपरेट करने के लिए तैयार हों, लेकिन उनके खिलाफ जो व्हाट्सएप चैट्स रखी गई हैं कोर्ट के समक्ष एनसीबी द्वारा, वो साबित होती हैं कि उनके मुख्य रूप से उस आधार पर ही सबसे पहले आर्यन खान की जो बेल एप्लीकेशन है उसे खारिज किया गया है। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो नेक्स्ट सबमिशन होगा एक्यूज नंबर 1 और 2 द्वारा, जहां पर 6 ग्राम चरस उनके मद्देनजर पाया गया था अरबाज मर्चेंट द्वारा कंजम्पशन के पर्पज से, यानी कि इसे एक्सेप्ट किया था खुद आर्यन खान ने भी कि जो अरबाज के पास 6 ग्राम चरस मिली है, जो वो छुपाकर अपने जूतों में लेकर गए थे, वो कंज्यूम करने वाले थे क्रूज की यात्रा के दौरान। इसे बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया है। दूसरी चीज यहाँ पर ये होगी कि आर्यन खान का ये साफ साफ कहना था कि उनके पास किसी भी तरीके का कॉन्ट्राबैंड यानी कि नार्कोटिक सब्सटेंस, किसी भी तरीके का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। जो भी कुछ पाया गया था पोजेशन में, वो अक्यूज नंबर 2 यानी कि अरबाज के पास पाया गया था, जिसकी बिना पर आर्यन को बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज खासियत होगी नोटिस करने वाली कि एनसीबी द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए थे आर्यन खान के मामले में, सेक्शन 37 खास करके, उसे कोर्ट ने काफी ज्यादा मायने देते हुए कॉन्स्पिरेसी को एक्सेप्ट किया है। दूसरी बात, एनडीपीएस का एक एक्ट ये भी कहता है कि भले आपके पास नार्कोटिक सब्सटेंस यानी कि ड्रग्स न भी मिले हों, लेकिन अगर आप इस बात से अवेयर थे, इस बात से जागरूक थे कि आपके साथ ट्रैवल करने वाले, आपके साथ रह रहे लोगों के पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, वो भी ऐसी मात्रा में जो कि इलीगल हैं, तो आपको उसके तहत भी अरेस्ट किया जा सकता है, आपको उसके तहत जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है कि व्हाट्सएप चैट का जो जिक्र है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन 29 जो एनडीपीएस का है वो कहता है कि पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात लगातार एनसीबी द्वारा की गई थी कि साजिश जो है वो साबित करने की कोशिश एनसीबी कर रही थी, जो कि इस पूरे बेल एप्लीकेशन को खारिज करने वाले ऑर्डर
कॉपी में मुख्य रूप से लिखा गया है कि एनसीबी द्वारा क्लेम की गई आर्ग्यूमेंट्स में साफ ये बात साबित होती है कि जो इंक्रिमिनेटिंग व्हाट्सएप चैट्स बाहर आई हैं आर्यन खान के मोबाइल से, वो ये साबित करती है कि वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, जिसके बाद उन्हें वो सजा मिलनी चाहिए और इसी के बिना पर जो है उनकी जो ऑर्डर कॉपी है, बेल एप्लीकेशन है, वो खारिज हुई है। शिवानी, इसमें दो बातों का और उल्लेख किया गया था। पहला तो ये कि जो कि आर्यन खान के वकील लगातार ये कहते आ रहे हैं कि आर्यन के पास से कोई भी ऐसा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी प्रतिबंधित पदार्थ ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ। क्या इस बारे में कोर्ट का रुख क्या रहा? और दूसरा है कि एनसीबी की तरफ से कहा यह जा रहा था कि कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है जिनके साथ आर्यन की चैट में सबूत मिले हैं ड्रग्स के लेन देन को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आर्यन ने पहले ही दिन जब एनसीबी को अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने खुद अपने एक दोस्त अचित कुमार का नाम लिया था और अचित कुमार एज ए ड्रग पेडलर एनसीबी द्वारा एक सर्च के दौरान अरेस्ट हुए हैं, जिनके पास से 2.6 ग्राम का एक ड्रग्स मिला भी था। हालांकि ये एक रिकवरी हुई थी, तो वो ड्रग पेडलर हैं। ड्रग पेडलर होने के साथ साथ अचित कुमार जो है वो लगातार आर्यन और अरबाज दोनों के संपर्क में थे। अधिकतर जो ड्रग्स है वो अरबाज को सप्लाई होती थी और अरबाज के जरिए वो आर्यन को पहुंचती। इन सारी चीजों का मेंशन है। हालांकि कॉन्ट्राबैंड को लेकर जो बात आ रही है सामने, मैं मुख्य रूप से पढ़ना चाहूंगी। इन द केस द मटेरियल प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड रिवील्स दैट देयर इज इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप चैट विच शो द नेक्सस ऑफ आर्यन खान विद सप्लायर्स एंड पेडलर्स। जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते हुए आ रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर कि आर्यन खान की जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो ना सिर्फ ड्रग्स के बारे में बात करती हैं बल्कि बल्क क्वांटिटी में, यानी कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स को खरीदने की भी बात करती हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि लगातार जो सप्लायर्स है, आप यहाँ पे अचित कुमार को भी एज ए सप्लायर ही काउंट कर सकते हैं और ड्रग पेडलर्स जो कि 2 नाइजेरियन इंटरनेशनल जो सिटीजन हैं जो कि अरेस्ट हुए हैं इस पूरे मामला में, उनके साथ भी आर्यन खान की चैट्स जो हैं वो बरामद हुई है। तो सप्लायर्स और पेडलर्स के साथ जो भी चैट सामने आई हैं उसकी बिना पर इसे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मानते हुए, क्योंकि ना सिर्फ चैट्स के अंदर चीजों के वर्ड्स मेंशन है बल्कि पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि पिक्चर्स के फॉर्म्स में भी वो एनसीबी ने क्लेम किया था कि कई सारी डिटेल्स जो हैं वो सामने आती हैं व्हाट्सएप चैट के जरिए। इसलिए आर्यन खान इस नेक्सस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक अहम कड़ी है। ये मान्यता फिलहाल आज कोर्ट द्वारा दी गई है। हालांकि लगातार इस पर सवाल शुरुआत से यही उठ रहे थे कि व्हाट्सएप चैट्स को सबूत माना जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर एनसीबी का एक बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप मान सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट्स के अंदर पहली बात तो जो कनेक्शन ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के साथ आता है वो लोग एनसीबी की फिलहाल कस्टडी में हैं, यानी कि उन्हें अरेस्ट किया गया, उनके पास से ड्रग बरामद किए गए। व्हाट्सएप चैट में जिन लोगों के साथ ड्रग की मात्रा के बारे में बात की गई, कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात की गई थी, कौन से अलग अलग प्रकार के ड्रग्स लिए जाएंगे, इन सारी चीजों की जो चैट्स थी, भले वो फुटबॉल के नाम पे भले कोर्ट के समक्ष आई हो कि फुटबॉल का जिक्र हो रहा था, लेकिन वो बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स लेने की बात हो रही थी, ऐसा एनसीबी का भी क्लेम था। और उसी व्हाट्सएप चैट के जरिए और कुछ फोटोज के जरिए ये साबित हो जाता है कि आर्यन खान जो है वो ड्रग्स की सप्लाई में भले शुमार ना हो लेकिन ड्रग्स की डिमांड करते थे। कंजम्पशन पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन सप्लायर और पेडलर्स के साथ चैट्स होने के वजह से और बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स की डिमांड होने की वजह से कॉन्स्पिरेसी का जो क्लेम एनसीबी कर रही थी वो दावा जो है वो साबित हो जाता है। और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही ये जो बेल एप्लीकेशन है वो आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज की है। शिवानी, लेकिन बताइए कि जो आर्यन खान के वकील हैं वो लगातार ये कहते आ रहे थे कि पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम माना गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एक उन्होंने कोट भी किया कि बेल इज अ राइट व्हाइल जेल इज एन एक्सेप्शन। तो अब अगर हाईकोर्ट का रुख किया जाता है तो हाईकोर्ट की तरफ रुख करने क्या यही 2 ग्राउंड्स होंगे या फिर कोई और ग्राउंड्स पर रहेंगे आर्यन खान के वकील के पास? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर जिन जिन एक्ट्स के बारे में हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि उनके पास से कोई क्वांटिटी नहीं मिली है, उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं बरामद हुआ, जो भी मिला दूसरे लोगों से मिला, और अरबाज के अलावा वो इस पूरे क्रूज मामले में अरेस्टेड उनके साथ हो रहे कुल 8 लोगों में वो किसी को नहीं जानते हैं। इन तथ्यों पर दोबारा एक बार आर्ग्यूमेंट होगी। हाईकोर्ट के अंदर भी लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेम तथ्यों पर ही आर्ग्यूमेंट होने वाली है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है वो एनसीबी के पास है। एनसीबी के बाद से वो सीधे स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जज के पास पहुंचे, लेकिन वो अभी तक आर्यन के या अन्य अक्यूज्ड के लॉयर्स के पास नहीं पहुंचे हैं। अन्य अक्यूज जो हैं वो अभी भी एनडीपीएस एक्ट और कई सारी पहले हो चुकी हाईकोर्ट के जजमेंट्स की उनकी सुनवाई पर ही अपना पक्ष रखते आ रहे हैं। तो ये आगे भी यही सिलसिला चलेगा कि आर्यन इकलौते ऐसे अक्यूज हैं जिनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। व्हाट्सएप चैट
को दोबारा से तोड़ मरोड़ कर जरूर पेश किया जाएगा, क्योंकि आर्यन के वकीलों का यही कहना था कि व्हाट्सएप चैट जो है वो इन यंग लोगों के बीच में आजकल जो नई भाषा शैली का इस्तेमाल होता है उस तरीके से की गई है, उसके अंदर गेम्स को डिस्कस किया गया है, ना कि ड्रग्स की बात की गई है। जिसी पर मैं आपको बता दूं कि 14 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान भी एएसजी अनिल सिंह का यही कहना था कि सीधी सीधी भाषा में लिखा गया है कि जिसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो साफ हो जाता है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो पूरा जो नेक्सस है वो क्लियर कर देती है कि आर्यन खान का कनेक्शन किस तरह से इन सभी के साथ था, जिसके बिना पर मुख्य रूप से आज कह सकते हैं कि बेल एप्लीकेशन खारिज हुई है। लेकिन अनुज बताइए जरा कि अभी तक जो नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है कि एनसीबी की तरफ से जितनी दलीलें रखी जा रही है। जी मैं शिवानी माफ कीजिएगा, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। अनुज मुझे बताइए जरा कि अभी तक एनसीबी की तरफ से जो केस का सबसे मजबूत कड़ी है वो नजर आ रही है आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट, लेकिन व्हाट्सएप चैट की एडमिसिबिलिटी को लेकर के, उनकी मान्यता को लेकर भी सवाल कई उठाए जा रहे हैं। तो क्या कोर्ट में इस बात की भी डिस्कशन रही कि व्हाट्सएप चैट को एक सबूत के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक एनसीबी का बात है, एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि इस व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर ही उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसके बाद ही तमाम गिरफ्तारियां हुई, जैसे कि अचित कुमार की गिरफ्तारी, एक्यूज नंबर 19 की गिरफ्तारी, फॉरेन नेशनल की गिरफ्तारी। ये तमाम गिरफ्तारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चैट्स और पूछताछ के बाद हुई। यानी साफ तौर पर एनसीबी इस बात को साबित कर चुकी है, एनसीबी का ये कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये व्हाट्सएप चैट जो है वो अहम भूमिका निभाई है। हालांकि जहां तक बात किया जाए हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में जिस तरीके से इस ऑर्डर कॉपी में हमने देखा कि वो जो तमाम उदाहरण, तमाम जजमेंट का हवाला दिया गया था, वो तमाम जजमेंट जो है बाकायदा मेंशन है, चाहे रिया चक्रवर्ती केस की बात किया जाए या शोविक केस की बात किया जाए। ऐसे में जब हाई कोर्ट में ये मैटर आएगा तो मैंने पहले ही कहा कि हाई कोर्ट में निश्चित तौर पर इन तमाम जो उदाहरण हैं उनका फिर से हवाला दिया जाएगा और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट में ज़रूर उम्मीद है आर्यन खान के वकील या बाकी दोनों आरोपियों के वकील को कि वहाँ से उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम शोविक चक्रवर्ती की बात करें तो उसमें साफ तौर पे ये उदाहरण दिया गया था कि शोविक चक्रवर्ती के पास से भी कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी, हाँ। नहीं वो ड्रग्स को कंज्यूम करते थे, ऐसी बात साबित हुई थी, लेकिन उनका कनेक्शन ड्रग्स पैडलर से था, इसलिए सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली थी। हाँ। लेकिन हाई कोर्ट में एनसीबी के पास अब इस बाबत जो है कहीं ना कहीं एनसीबी को ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी कि वो नया क्या फैक्ट्स रखते हैं जिसके बेसिस पर वो जमानत याचिका का विरोध कर पाए। जहां दूसरी तरफ वहीं अगर हम बात करें आर्यन खान के वकीलों की, तो उनके पास कुछ उदाहरण जरूर होंगे, कुछ जजमेंट के हवाला वो जरूर देंगे जिसमें हाई कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत मिली है। बिल्कुल अनुज। शिवानी मुझे बताइए कि शौविक चक्रवर्ती का जिक्र किया अनुज ने भी, शौविक चक्रवर्ती को हाई कोर्ट से जमानत मिलने को लेकर के क्या एक एग्जाम्पलरी केस के तौर पर हाई कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं आर्यन खान के वकील? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बता दें आपको कि सतीश मानी शिंदे जो कि रिया चक्रवर्ती का भी केस लड़ रहे थे, लगातार इस केस की शुरुआत के पहले ही जजमेंट के दौरान से, पहले हियरिंग के दौरान से रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती के केसेस को रिपीटेडली साइट किया जा रहा था पूरे कोर्ट की हियरिंग के दौरान भी, और हाई कोर्ट में भी मुख्य रूप से देखा जाएगा। आपको याद दिला दें कि रिया चक्रवर्ती का भी जब केस चल रहा था एनसीबी द्वारा, जो उनकी फाइट चली थी जिसमें उनके भाई शोविक चक्रवर्ती अरेस्टेड थे एक लंबे वक्त के लिए, तो उसमें भी सेशन कोर्ट या स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट द्वारा किसी को भी राहत नहीं मिली थी, किसी को भी बेल नहीं मिली थी, सभी को हाई कोर्ट तक ही पहुंचना पड़ा था और जिसमें एक के बाद एक लोगों को फिर रिहाई मिल रही थी। अब हाई कोर्ट के अंदर भी शोविक चक्रवर्ती का जो मुद्दा है वो जरूर उठेगा, शोविक चक्रवर्ती के केसेस को साइड किया जाएगा कि आखिर शोविक चक्रवर्ती को किन अलग अलग एनडीपीएस एक्ट के जरिए रिलीज किया गया, उन्हें किस बिना पर बेल दी गई, क्योंकि उनके पास से ना सिर्फ ड्रग्स बरामद हुए थे बल्कि उनकी भी सप्लाई चेन के अंदर, उनका भी नेक्सस के अंदर नाम शामिल हुआ था। हालांकि वहां पे कॉन्स्पिरेसी जैसा कोई शब्द भले ही सामने ना आया हो, लेकिन सप्लायर्स और पेडलर्स के साथ उनका लगातार जो कनेक्शन था वो साबित हुआ था। कल चूंकि हाई कोर्ट में जाएंगे आर्यन खान की जमानत को लेकर के और बाकी लोगों की जमानत को लेकर के वकील को देखना होगा हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज और शिवानी आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब आपको हम दिखाते हैं कि कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ और कोर्ट रूम में किस पक्ष की तरफ से क्या क्या दलील दी गई, ये एक एक करके पूरी जानकारी आपको देते हैं। कोर्ट रूम में दर्शक क्या क्या हुआ, ग्राफिकल तरीके से आपको दिखाते हैं
कि आज कोर्ट में इससे पहले जब जरा हुई थी तो कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ था। एनसीबी की तरफ से यह दलील दी गई कि आर्यन खान काफी वक्त से ड्रग्स ले रहे हैं, कि लंबा वक्त हो चुका है आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए। लेकिन आर्यन खान के वकील की तरफ से क्या कहा गया कि एनसीबी ने अभी तक इसका कुछ सबूत सामने पेश नहीं किया गया कि आर्यन खान लगातार ड्रग्स ले रहे थे। एनसीबी की तरफ से कहा यह भी गया कि आर्यन का संबंध एक इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल से है। हालांकि 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आर्यन के वकील का कहना है कि आर्यन को इंटरनेशनल कार्टेल से जोड़ना अजीबोगरीब है। उसके बाद एनसीबी की तरफ से कहा गया कि युवाओं में ड्रग्स के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि युवा ऐसे भटकाव में ना आए। लेकिन आर्यन के वकील की तरफ से दलील दी गई कि जमानत से कार्रवाई में कोई बाधा नहीं होगी, और यह जो दलील है यह पिछली 2 सुनवाई में लगातार दी गई है। एनसीबी की तरफ से कहा गया कि आर्यन के दोस्त के पास से ड्रग्स मिला है और इसका संबंध आर्यन से है। आर्यन के साथ जो उस लोग मौजूद थे वहां से ड्रग्स मिला, लेकिन आर्यन के पास से नहीं मिला। लेकिन आर्यन के वकील जो हैं उनकी तरफ से कहा गया क्रूज पार्टी में जहां से आर्यन को हिरासत में लिया गया था वहां आर्यन के पास कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी ऐसी कोई प्रतिबंधित पदार्थ, ऐसी कोई ड्रग्स उसके पास से बरामद नहीं हुई जिसके तहत आर्यन को आरोपी या दोषी करार दिया जा सके। अब आगे की राह क्या होने वाली है, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट का रुख क्या रहा, ये आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। अब आर्यन खान के वकीलों को कल जाना है हाई कोर्ट में। आज जो एप्लीकेशन दायर वहां पर नहीं कर पाए थे, कल क्या हो सकता है। अब देखिए, आर्यन के वकील हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल अभी नहीं कर पाए, लेकिन कल आर्यन के वकील हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, इस बात की संभावना है। हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई हो यह भी जरूरी नहीं है, कल याचिका जरूर दायर की जाएगी। सुनवाई में एनसीबी को पक्ष रखने का मौका मिलेगा और संभवतः जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने अपना पक्ष रखा है उसी की तर्ज पर हाई कोर्ट के अंदर भी एनसीबी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही हो पाएगा, यह बात भी तकरीबन तय है। तो आर्यन खान मामले में अभी तक कुल क्या क्या चीजें हुई हैं, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट के बाहर क्या क्या हुआ, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, ये तमाम चीजें आपको बताएं। अब बात वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन के नए आंकड़ों को लेकर बस कुछ ही घंटों के बाद भारत एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। अब तक देश भर में 99 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, और जैसे ही भारत 100 करोड़ का आंकड़ा छुएगा वैसे ही भारत एक नया इतिहास रचेगा। कामयाबी का सारा श्रेय जाता है टीकाकरण अभियान से जुड़े उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन आशा वर्कर्स को जो जिंदगी बचाने की महामुहिम में जुटे हुए हैं, जो खराब हालात में दुर्गम इलाकों में कम संसाधन में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रही है। ये इन्हीं की परिश्रम का परिणाम है कि हिंदुस्तान मील का पत्थर हासिल करने जा रहा है। चीन के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जो इतनी बड़ी आबादी को इतनी तेजी से टीका लगा पाया है। हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीन इसी साल जनवरी महीने की 16 तारीख से देनी शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि इस 10 महीने के दौरान हर दिन औसतन टीके की 36 लाख खुराक दी गई। इस लिहाज से हर घंटे औसतन 1.5 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। हर मिनट 2500 डोज और हर सेकंड 42 डोज लग रहे हैं। आज हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन की रफ्तार देखकर खुद पर अभिमान है। दुनिया भी भारत के स्वास्थ्य कर्मियों के लगन को देखकर दंग है कि कैसे हर दिन वैक्सीनेशन के मामले में भारत इतिहास रच रहा है। ये वही हिंदुस्तान है जहां 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लग गए थे, लेकिन इसके बाद वैक्सीन अभियान की स्पीड बढ़ी। अगला 10 करोड़ टीका लगने में 45 दिन, तीसरा 10 करोड़ डोज लगने में 29 दिन, चौथा 10 करोड़ डोज लगने में 24 दिन, पांचवा 10 करोड़ डोज 20 दिन में लग गए, छठा 10 करोड़ डोज सिर्फ 19 दिन में लग गए, सातवां 10 करोड़ डोज 13 दिन में, आठवां 10 करोड़ 11 दिन में, नौवां 10 करोड़ 14 दिन में और 10वां 10 करोड़ डोज 20 दिन में पूरा होने की संभावना है। भारत में अभी 99 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं और कल भारत जो है 100 करोड़ के मार्क को छू लेगा और ये दुनिया के कई सैकड़ों देशों को अगर मिला लिया जाए तो उनकी आबादी के बराबर जो है उनकी जनसंख्या से ज़्यादा वैक्सीनेशन भारत ने कर दिखाया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका
जो वैज्ञानिक जिन्होंने टीका बनाया, वो स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने शहरों से लेकर गांव से लेकर दूर दराज के इलाकों तक टीका लगाने में अपना सर्वस्व लगा दिया, उसी को लेकर जो है अब तैयारियां भी दिख रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ये पंडारा रोड के पास जो है एक डिस्पेंसरी है, और इस डिस्पेंसरी में अगर आप देखें तो 100 करोड़ की जो वैक्सीनेशन की मार्क को छूने की तैयारी है, उसके लिए किस तरीके से सजाया जा रहा है इस वैक्सीनेशन सेंटर को अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम चीजें लगाई जा रही हैं। कोरोना टीकाकरण के मामले में हिंदुस्तान को सफलता तो जरूर मिली है, लेकिन अभी कई स्तर पर चुनौतियां हैं। केंद्र की सरकार का अपना लक्ष्य है कि इसी साल के दिसंबर महीने तक सभी वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज दे दिया जाए। अब इंतजार इस बात का है कि ये लक्ष्य वक्त पर पूरा हो जाए, ताकि हिंदुस्तान टीकाकरण के मामले में फिर से नया रिकॉर्ड बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात देश के उन राज्यों की जहां काफी तेजी से वैक्सीनेशन हुआ, सिंगल डोज भी ज्यादातर लोगों को दे दी गई, तो उन राज्यों में फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या भी धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गई। उन राज्यों की फहरिस्त क्या आपको दिखाते हैं और कितने लोगों को किस राज्य में सिंगल डोज और डबल डोज दे दी गई है। देखिए, जो टॉप राज्य हैं उसमें 4-5 राज्य सामने हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और केरल। अब इसमें आप आंकड़ा देखिए कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 98.5% लोगों को सिंगल डोज दे दी गई, जबकि डबल डोज 53.7% लोगों को दे दी गई। गुजरात में आंकड़ा बेहतर है कि सिंगल डोज 93.1% लोगों को दी गई, तो डबल डोज 49.1% लोगों को। वही देखिए, कर्नाटक में सिंगल डोज के जो लोग हैं जिनको दे दी गई वो 84.8%, लगभग 85%। दिल्ली में 77.1% लोगों को सिंगल डोज दे दी गई, जबकि केरल में 84.6% लोगों को सिंगल डोज दे दी गई है। और ये डबल डोज का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं कि लगभग 40% से ऊपर हर राज्य ऐसा है जहां पर कि डबल डोज भी दे दी गई इन 5 राज्यों में। अब बताते हैं आपको जनसंख्या के आधार पर वैक्सीनेशन में सुस्ती कहां पर है। ये 3 राज्य आप देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से बड़े देश हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 2012 के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 22 करोड़ की आबादी है। बिहार की बात करते हैं तो लगभग 11 करोड़ की आबादी है 2012 के आंकड़ों के मुताबिक, और झारखंड में लगभग 3.5 करोड़ की आबादी है। लेकिन कितने प्रतिशत सिंगल डोज हुआ, कितने प्रतिशत डबल डोज हुआ, यह आंकड़े आपको दिखाएंगे। इसके अलावा चुनौती अभी बाकी है, ये हम क्यों कह रहे हैं उसके तस्दीक करते हुए ये आंकड़े हैं। सिंगल डोज का आंकड़ा भारत में भले ही 70.03 करोड़ लोगों तक पहुंच गया हो, लेकिन डबल डोज का जो आंकड़ा है वो महज 29.03 करोड़ लोगों तक डबल डोज पहुंच पाई है। यानी कि जो पूरी फुल प्रूफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी वो कम लोगों तक हो पाई है। ये कुछ देर पहले का आंकड़ा हमने बताया आपको, आंकड़ा अभी लगातार बढ़ रहा है। अब आपको देशों के तरीके से बताते हैं कि किस किस देश में कितने आंकड़े पहुंचे, वैक्सीनेशन क्या हुआ। अमेरिका की बात कीजिए, इंग्लैंड की बात कीजिए, चीन की बात कीजिए, ब्राजील की बात कीजिए। यहां पर जो कुल डोजेस दी गई हैं ये उनके आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 40.9 करोड़, लगभग 41 करोड़ अमेरिका में। चीन सबसे आगे रहा जिसमें 223 करोड़ डोजेस दे दी गई है वैक्सीन की। ब्राजील में 25.8 करोड़ डोज वैक्सीन की दी गई, जबकि यूके में 49.4 करोड़ डोज वैक्सीन की दी गई है। कुल भारत का आंकड़ा बता रहे हैं आपको 99 करोड़ 31,83,000 का डोज मौजूदा वक्त तक दी जा चुकी है, और जल्दी ही 100 करोड़ के आंकड़े को भारत छूने वाला है। इसी मामले को लेकर के जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका क्या कहना है ये भी सुनवाते हैं आपको। जब हमने शुरुआत की थी तो मात्र 2 लाख वैक्सीन लगी थी 16 जनवरी को, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और आज हम इस स्थिति में आए कि आपको याद होगा पिछले कई दिनों 1-1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हम लोगों ने किए। तो ये सब प्रतिफल है, काफी लोगों ने मेहनत की है फील्ड में। हमें ये जो कामयाबी मिले हैं इसकी एक कारण है कि हम उत्साहित या प्रोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं लगा है, एडल्ट पॉपुलेशन जो एलिजिबल हैं, उसी में ध्यान देना चाहिए। और दूसरी जो पॉइंट है, जो बिंदु मैं कहना चाहूँगा कि इसी टाइम ढिलाई देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वैक्सीन लेते हुए जो हो सकता है कि हमें संक्रमण हो जाता है, फिर भी ये गंभीर रूप नहीं लेंगे। What this vaccination does, it's a disease modifying vaccine, लेकिन ये संक्रमण को रोकते नहीं है। तो संक्रमण रोकने के लिए जो SARS-CoV-2 वायरस का बात हो रहा है, ये संक्रमण रोकने के लिए हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जो वैक्सीनेशन है 100 करोड़
दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर जो रिकॉर्डेड नंबर देखें अमेरिका का, वो इससे आधा नंबर है, और वैक्सीन हेजिटेंसी कई डेवलप्ड नेशंस में हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है। तो आई थिंक मैं इसके लिए सरकार को, लोगों को और पूरे सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आपको उन राज्यों की तस्वीरें दिखाई, हकीकत बताई जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, वो राज्य भी दिखाए जहां सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ। इधर कोरोना को लेकर डॉक्टर लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। लोगों को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अभी कोरोना का कोई नया वेरिएंट ना आया हो भले ही, लेकिन पर्व त्योहार के दिनों में भीड़ से बचकर रहने की बेहद जरूरत है। पिछले 6 महीनों में कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया है और फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के अनुसार भी डेल्टा वेरिएंट ही मेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है और इसका कोई न्यू लिनिएज भी सामने नहीं आया है। लेकिन क्योंकि अब आगे फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है जिसमें गैदरिंग के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो फॉलो करना ही होगा और नए वेरिएंट के लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी बेहद जरूरी है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में अब बात राजस्थान की। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कल जयपुर में एक महिला के पैर के कड़े लूटने के लिए अपराधियों ने पैर काट डाले। इतने जघन्य अपराध के बावजूद कांग्रेस आलाकमान से लेकर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक चुप है। और तो और एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को चुनावी टिकट देने की घोषणा करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिखाई नहीं देते। मध्य प्रदेश में ऐसा ही हो चुका है, राजस्थान में ऐसा ही हो चुका है, और दोनों जगह प्रियंका गांधी वाड्रा एकदम चुप रही। प्रियंका गांधी की तरफ से अभी तक जयपुर में महिला की हत्या पर गहलोत सरकार के खिलाफ एक भी ट्वीट नहीं किया गया। वहीं जयपुर के पास जिस बेदर्दी से महिला की हत्या की गई उसे देखकर परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे। मृतका के देवर भी अपनी बात कहते कहते रो दिए। जैसे कोई जानवर को काटते हैं, जानवर को भी ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काटता, उसको भी तरीका से काटता है, ऐसे बेदर्दी से उसको काट के पैरा को कम से कम 1 किलो चांदी के कड़े 2 फुट दूरी से फेंक के गया है उसको। उसके पेट से नाड़ पे 3 घाव लगे हैं, जैसे उसको पहले मारे घाव नहीं देखे जाते। इस मामले पर जयपुर ग्रामीण के एसपी शंकर दत्त का क्या कहना है, ये सुनवाते हैं आपको। खेतपुरा गांव है, ये जमराम थाने में आता है और सीमा पर है हमारे कमिश्नरेट के। और इस गांव में गीता देवी जी नाम की जो महिला है वो अपने खेत में आई हुई थी भैंस चराने के लिए, तो उसको अकेला पाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर हमला किया, पैर काट दिए, गले में भी चोट है और चांदी के जो कड़े पहने थे वो निकाल के ले गए। इसके बाद से जब से घटना पता लगी तब मैं, मेरा जिले के जो ऑफिसर सभी यहीं कैंप कर रहे हैं हम लोग। हमने 30 टीमें लगाई है, करीब 300 से ऊपर पुलिसकर्मी लगा रखे हैं अभी, जो कि सर्च ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। वहीं धरना दे रहे लोगों के बीच पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने गहलोत सरकार में राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सारे गुंडे दहशतगर्द बेखौफ घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर और ये साधारण बात हो गई है। अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर है पूरे भारत के अंदर महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं उसमें, तो ये उसका नतीजा है, ये सबूत है। कनपट्टी पे बंदूक लगा के आपके पैसे ले जाएंगे, चारों तरफ डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। वो कहती है हम FIR करा रहे हैं, यानी FIR कराने से राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो रही है। इनकी अंदरूनी लड़ाई चल रही है, इनकी अंदरूनी राजनीति की खींचतान चल रही है, उस खींचतान के अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री एक ही हैं, उसके बावजूद भी ये हालत। और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो जयपुर आएंगे। प्रियंका जी ने नारा दिया है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। स्वागत योग्य नारा है, लेकिन प्रियंका जी आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान में देश के अपराधों में राजस्थान महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं। और अब बात कांग्रेस विधायक की दबंगई की, जहां सवाल पूछने पर कांग्रेस विधायक ने एक युवक की पिटाई की। दरअसल पंजाब के पठानकोट में विधायक जोगिंदर पाल एक कार्यक्रम में अपना गुणगान कर रहे थे।
एक शख्स ने उनसे पूछ लिया कि विधायक जी आपने 4.5 सालों में आपने क्या काम किए। युवक के सवाल से विधायक जी इतना भड़क गए कि छूटते युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी। विधायक जी मारपीट पर उतारू हुए तो उनके समर्थक कहां पीछे रहने वाले थे, लगे हाथ उन्होंने भी युवक की पिटाई कर दी। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले पर भी चुप्पी साध चुके हैं। सियासी सफलताएं जब सिर पर सवार हो जाती है तो विधायक ऐसे ही मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये कांग्रेस के विधायक हैं, एक अदद सवाल पर ऐसे भड़क उठे जैसे किसी ने बिल्कुल दुखती रग पर ही हाथ रख दिया हो। लड़के ने इतना ही तो पूछा था कि कितना काम हुआ है, बस विधायक जी को बुरा लग गया और इतना बुरा लगा कि हाथ चलाने लगे। पंजाब के पठानकोट के भोआ के विधायक जोगिंदर पाल हैं। रात के वक्त में किसी कार्यक्रम में अपना बखान कर रहे थे। पास में ही एक लड़का खड़ा था। लड़के ने लंबी लंबी बातें सुनने के बाद अपना एक सवाल रख दिया। सवाल था, 4.5 साल में आपने क्या किया है? पहले अकेले विधायक जी ही बोल रहे थे, सामने खड़े लोग तो सिर्फ तालियां बजा रहे थे। बीच में अचानक एक लड़का आता है, एक ही तो सवाल पूछता है और इसी के साथ विधायक जी की सच्चाई सामने आ जाती है। पहले विधायक जी ने हाथ छोड़ा, फिर उनकी सुरक्षा में लगे जवान भी लड़के पर टूट पड़े। हो सकता है आपको आश्चर्य लगे, लेकिन यह सच है कि विधायक से एक सवाल पूछने की ऐसी सजा मिल रही है। ये वही नेता हैं जो चुनाव आते ही जनता के दरवाजे पर वोटों के लिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। आज एक सवाल भर से भड़क रहे हैं। हो सकता है ये संयोग भर हो, लेकिन कांग्रेस के नेता विधायक आजकल सवालों से लगातार बच रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। विधायक विकास से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देते। पार्टी के बड़े नेता अपने नेताओं के आरोपों पर बचते हैं। पठानकोट वाले विधायक जोगिंदर पाल का वीडियो तो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। एक तो कांग्रेस पार्टी पंजाब में वैसे ही अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, ऊपर से ऐसे विधायकों के ऐसे वीडियो वायरल होंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात करण मोरवाल की। वही करण मोरवाल जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक का बेटा है और रेप का आरोपी है। वही करण मोरवाल जो पिछले कई महीनों से लगातार फरार चल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम के बाद अब करण मोरवाल पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करण मोरवाल को अल्टीमेटम दिया। गृह मंत्री ने कहा कि अगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल अगर 48 घंटे में सरेंडर नहीं करते तो करण की संपत्ति जब्त की जाएगी और कुर्की की कार्रवाई होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने करण मोरवाल पर इनाम की राशि बढ़ा दी है। पहले 5,000 थी, 5,000 से बढ़कर 15,000 हुई और अब 15,000 से बढ़ाकर इनाम की राशि 25,000 रुपए कर दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें अब हर घंटे बढ़ रही है। पिछले 7 महीने से फरार करण पर अब शिकंजा कसने वाला है और ये सब टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम का बड़ा असर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार करण मोरवाल को सामने आने को कहा जा रहा है, बावजूद इसके वो सामने नहीं आ रहा। देर ही सही, अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल अगर 48 घंटे में सरेंडर नहीं करेगा तो करण की संपत्ति जब्त की जाएगी और कुर्की की कार्रवाई होगी। आज मैंने आईजी को निर्देश दिए हैं कि इनाम बढ़ा के 25,000 कर दें। उनकी संपत्ति कुर्क करने और उसकी कार्रवाई भी हमारी प्रक्रियाधीन है और अगर अगले 24-48 घंटे में नहीं आता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसी करेंगे कि नज़ीर बन जाए। हम दिवाली के पहले गिरफ्तार कर लेंगे और अभी भी समय दे दिया कि 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं आए तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बने। करण की मुश्किल इतनी भर नहीं है, अब मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे लेकर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। अब 15,000 से बढ़ाकर इनाम की राशि 25,000 कर दी गई है। इससे पहले पुलिस ने करण के भाई शिवम से पूछताछ की थी, फिर भी करण के बारे में पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगी। फिर विधायक मुरली मोरवाल भी थाने पहुंचे, लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि उनका बेटा कहां फरार है। जब तक करण मोरवाल पर कार्रवाई का कोड़ा नहीं चलता है, तब तक टाइम्स नाउ नवभारत ये सवाल पूछता रहेगा कि करण मोरवाल को कौन बचा रहा है,
और पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? इंदौर से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो वहीं बाढ़ बारिश से उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बने हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में वायुसेना ने एक बचाव कार्य का मोर्चा संभाला और 21 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के नागरिया इलाके की तस्वीरें, जहां वायुसेना के जवानों ने लोगों को एयरलिफ्ट किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चे और एक महिला को पालकी के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। वहीं जान बचाने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बैठे कई लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। बचाए गए लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कुल 21 लोगों में 12 महिलाएं शामिल हैं, 6 बच्चे शामिल हैं और 3 बुजुर्ग शामिल हैं। भारतीय वायुसेना की इस जाबाजी की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है जब वो बाढ़ ग्रसित इलाके में फंसे हुए थे। एक एक करके 21 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया, वहां से एयरलिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें हैं जहां लोगों को रेस्क्यू किया गया है, एयरलिफ्ट करके इस पूरे रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया। अब एक और खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में अपने पैतृक गांव माणसा में हैं। गृह मंत्री शाह यहां बहुचर माता मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा पूजा में सपरिवार शामिल हुए। गृह मंत्री ने परिवार के साथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं पालकी यात्रा में भी अमित शाह उनके बेटे मौजूद रहे। और लोकतंत्र में फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।